चैप्टर 16 में हम आगे बात करेंगे वाटर नेचुरल रिसोर्सेज। हमने बात की थी इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर और कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम इन रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम ये रिसोर्सेज फेस करते हैं। वाटर वन ऑफ द मोस्ट प्राइम नेसेसिटी ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक प्रमुखता कह सकते हैं या फिर आधार है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, नेविगेशन के लिए। वहीं अगर हम पानी को देखें, जो हमारा अर्थ की सरफेस है, तो 3/4 पूरी की पूरी सरफेस वाटर से कवर है। उसमें से भी जो वाटर हम यूज़ करते हैं वो सारा वाटर यूजेबल नहीं होता, ये भी डिवाइडेड होता है। फ्रेश वाटर है, मैराइन वाटर है, ब्रैकिश वाटर है। इस तरीके से जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में वो फ्रेश वाटर होता है, और फ्रेश वाटर का अमाउंट अराउंड 2 to 3% ही होता है। वहीं ड्रिंकिंग वाटर एक, या फिर हम पोर्टेबल वाटर जिसे कहते हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, ऑडोरलेस होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट सही मात्रा में होता है। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते और ना ही कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया अगर वाटर में प्रेजेंट होता है तो ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाकर उसे किसी ना किसी डिजीज से इन्फेक्ट कर देगा। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है, हम वाटर को अगर हम टेस्ट करते हैं कि वाटर की प्योरिटी के लिए टेस्ट होता है, या फिर हमें ये चेक करना हो कि पानी पीने लायक है या नहीं, तो उसके अंदर हम कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को भी काउंट करते हैं। इसी के साथ साथ वाटर क्वालिटी के लिए हम पीएच टेस्ट भी करते हैं, या फिर उसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस, जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है, उसके अमाउंट को चेक करते हैं। कुछ टेस्ट हैं। एक और आता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट, BOD। ये कुछ टेस्ट हैं जो वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है और उसे बीमार करता है। फिर वहीं पर नेक्स्ट हम आती है वाटर पॉल्यूशन। वाटर की जो क्वालिटी है उसके अंदर अगर किसी भी तरह का चेंज हो, चाहे वो फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, केमिकल है, और उस चेंज की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ पर असर पड़ रहा है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बीमार हो रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए टर्म यूज होता है वाटर पॉल्यूशन। अब जो भी वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, चाहे वो सब्सटेंस है, केमिकल्स है, ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी है, उसे हम कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। इसमें मेटल्स आते हैं, क्योंकि मेटल्स में भी हम देखें जैसे DDT और मरकरी हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि डिग्रेड टूटते नहीं है और एज इट इज हमारा जो फूड चेन है उसमें एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव करते हैं। वेस्ट आते हैं केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इफेक्ट क्या होगा वाटर पॉल्यूशन का? सबसे बड़ा इफेक्ट तो यही होता है कि इससे डिजीज होती हैं, टाइफाइड, कॉलरा, जॉन्डिस। अगर एक पॉल्यूटेड वाटर हम यूज कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, तो उससे डिजीज होती है। इसी के साथ साथ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, अगर एक वाटर बॉडीज, चाहे वो रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, कोई भी है, उसको पॉल्यूटेड हो जाए उसका पानी, तो कहीं ना कहीं उसमें रहने वाले जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी जो साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है। एक टर्म आती है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर पॉल्यूटेड होता चला जाता है और उसमें केमिकल्स का अमाउंट बढ़ता चला जाता है, तो हम देखते हैं जो वाटर की सरफेस है उस पर धीरे धीरे ग्रीन कलर की जो लेयर है वो बढ़ती चली जा रही है। एल्गल ब्लूम जिसे हम कहते हैं, एल्गल ब्लूम। इस लेयर की वजह से होता क्या है कि सनलाइट जो है ऑर्गेनिज्म तक नहीं पहुंच पाती है जो पानी के अंदर रहते हैं, और ना ही उन्हें ऑक्सीजन सही अमाउंट में मिल पाती है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, अर्थ के ऊपर जितना भी पानी अवेलेबल है उसका सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर होता है। अब फ्रेश वाटर के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कहाँ से हमें मिलता है फ्रेश वाटर? ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, 2 फॉर्म में हमें मिलता है। सरफेस वाटर वो वाटर होता है जो अर्थ की सरफेस पे मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स। वहीं ग्राउंड वाटर वो वाटर होता है जो रॉक सरफेस, जो अर्थ क्रस्ट है, उससे ऊपर मिलता है। जैसे हम कुओं से पानी लेते हैं या फिर बोरिंग वेल करके नल से पानी आता है, तो वो सारा पानी आपका ग्राउंड वाटर में आता है।
अब वाटर की ही कुछ फॉर्म्स हैं रिजर्व, जैसे कि डैम, बांध के बारे में हमने सुना है। दीज आर बैरियर्स, ये बैरियर होते हैं जो स्टॉप करते हैं या फिर रेस्ट्रिक्ट, रोक के रखते हैं किस चीज़ को, वाटर के फ्लो को और अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स को। बांधों को बनाया जाता है ताकि ज़्यादा बहाव जब पानी का या नदी का होता है तो उसे रोका जा सके, बाढ़ आती है वो आसपास के इलाकों को नुकसान ना पहुंचाए, तो इसलिए इन्हें बनाया जाता है इसमें। और ये हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं उनके ऊपर बनाए गए हैं। इसमें कुछ पॉपुलर बांध हैं, जैसे सतलुज नदी के ऊपर भाखरा डैम है, गंगा नदी के ऊपर टेहरी डैम है, महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम और नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम है। डैम ना ही केवल एज अ रिजर्वियर का काम करती है वाटर का, बल्कि ये जो वाटर होता है डैम का वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होता है। तो वहीं अगर हम बात करें यूजेस ऑफ डैम सबसे पहले, या फिर हम कह सकते हैं एडवांटेजेस, कि क्या एडवांटेजेस होते हैं डैम्स बनाने के, क्या फ़ायदे होते हैं। तो डैम्स बनाने के एडवांटेजेस सबसे पहले तो वाटर स्टोरेज की फॉर्म में रहता है, उसे स्टोर कर सकते हैं और इसी स्टोर वाटर को हम इरीगेशन या फिर कल्टीवेशन इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के काम आता है डैम वाटर। इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता, नो पॉल्यूशन, और ना ही किसी तरह का स्मोक होता है, नो पॉल्यूशन नो स्मोक। खेतों में सिंचाई के लिए पानी काम आता है, और अगर कभी भी वाटर का लेवल बढ़े नदी में या फिर फ्लड आने के चांसेस होते हैं तो उस वक्त भी ये इसको कंट्रोल करता है। फिशिंग, यूजेस ऑफ डैम में ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट का काम करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का यूज़ करते हैं, और जो अपना फिशी कल्चर है उसे पालते हैं और रोजगार प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डैम्स की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और इन डिसएडवांटेजेस को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहली आती है सोशल डिसएडवांटेज, सोशल के बाद आती है इन्वायरमेंटल, उसके बाद आती है इकोलॉजिकल। देखिए सोशल डिसएडवांटेजेस कैसे, जब भी बांध बनाए जाते हैं तो उस एरिया में आसपास रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो ये जो ह्यूमन हैबिटेशन है, जिस जगह पर वो लोग रह रहे हैं, विलेजेस, उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, उन लोगों को वो जगह छोड़ के जानी पड़ती है। जो नर्मदा बांध प्रोजेक्ट था उसका काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया गया था इसको लेकर, क्योंकि लोगों को जो लॉस हुआ था उनके हैबिटेट का, उसके लिए कोई कंपेंसेशन नहीं मिला था। ये सोशल में आता है। इन्वायरमेंटल, क्योंकि जिस जगह पर बांध बनाई जाती है वहाँ से फॉरेस्ट, प्लांट स्पीसीज, एनिमल्स को भी जाना पड़ता है, तो उन्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ता है। इसका सीधा असर किस पे पड़ता है, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट पे पड़ता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल कैसे है कि बांध बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है पैसा बहुत लार्ज अमाउंट में यूज़ होता है, तो इसे हम इकोलॉजिकल या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल हम वर्ड यूज़ करेंगे एग्जैक्ट। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ही आ जाएगा। इकोनॉमिकल जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इसके लिए यूज़ करनी पड़ती है, जनरेट करने के लिए, इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट आएगा वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इसमें होता क्या है कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो ह्यूमन ने बनाई है, जिसके जरिए वो सॉइल को भी बचाता है और वाटर को भी बचाता है, दोनों ही चीज़ों को कंजर्व करता है कि ना ही सॉइल इरेशन हो और ना ही वाटर का लॉस हो। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है जिसके ज़रिए दोनों ही चीज़ों को कंजर्व किया जाता है और साथ ही साथ जो बायोमास का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाता है। बायोमास के अंदर ये प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों के बारे में आता है कि दोनों ही बढ़ेंगे। अब इस तरह की मैनेजमेंट का मेन एम्स क्या होते हैं, क्या मुद्दे होते हैं? पहली बात तो ये कि ये क्रॉप यील्ड, जो फसल है वो उसको पैदावार को बढ़ाते हैं, जो बाढ़ और सूखा का खतरा है उसको कम करते हैं, और साथ ही साथ जो डैम्स और रिजर्वियर है उनके लाइफ को भी इंक्रीज करते हैं। तो ये इनके मेन एम होते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के, कि साइंटिफिकली ये वो प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू मैनेजमेंट की जाती है
कि सॉइल और वाटर दोनों को कंजर्व करके रखा जाए। अब एडवांटेजेस क्या होती है, इसकी मेन एडवांटेज तो यही होती है कि इसकी वजह से, वाटरशेड मैनेजमेंट की वजह से, वाटर की मैनेजमेंट इस तरीके से की जाती है कि ना ही एक जगह पर पानी की शॉर्टेज हो और ना ही किसी जगह पर बाढ़ आने के चांसेस हो, कि हर जगह पर सही अमाउंट में पानी मिले और जो वाटर हम स्टोर भी करके रख सके। साथ ही साथ जो वाटरशेड कम्युनिटीज़ होती हैं, वो कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, उनके लिए ये एक सोर्स ऑफ इनकम का भी काम करता है। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट में कि वाटरशेड मैनेजमेंट के मेथड क्या है। सबसे पहला मेथड है रेन हार्वेस्टिंग मेथड। ये आपने केस में भी पढ़ा होगा कि जो वर्षा जल संग्रह की काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम आती है या फिर वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम होती है, तो उसका सीधा असर फसलों पे पड़ता है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो बारिश का पानी है उसको कैप्चर करते हैं और उसे स्टोर करके रखेंगे और बहुत ही सावधानी से उसका यूज़ करेंगे। अब ये वाटर कलेक्शन करते कैसे हैं, ये भी जो रूफ्स होती हैं वो काफ़ी रेक्टेंगुलर शेप में बनाई जाती हैं, चौड़ी। रूफ की टॉप्स पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ से उस पानी को भेजा जाता है, सीप वो चला जाता है सॉइल की लेयर्स में, ताकि वो एज अ ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसे कुछ स्पेशल रिजर्वियर्स में स्टोर करके रखा जाए जो सैंड या फिर लाइमस्टोन्स के बने होते हैं। इस तरह की मैनेजमेंट काफ़ी जगहों पर देखने को मिल रही है, गाँव में ही नहीं कि ये काफ़ी सिटीज़ में भी देखने को मिली है। राजस्थान में खादेन्स और नादीज हैं, यूपी में बुंदेश और हिमाचल प्रदेश में कुल्स इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। हमारी डेली लाइफ में हम कितना सारा वाटर वेस्ट कर देते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं होता। हम यूजुअली, आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में ध्यान से देखिएगा कि आपने कितना वाटर ऐसे ही वेस्ट कर दिया है। तो बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट होती है जिससे हम डोमेस्टिक यूज़ में जो वाटर लिया गया है या फिर इंडस्ट्रीज़ में जो वाटर यूज़ किया गया है उसकी ट्रीटमेंट होती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जो इस पर काम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं मेनली। पहला होता है फिजिकल स्टेप, जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, जो भी इसके अंदर सॉलिड वेस्ट है उसे रिमूव किया जाएगा बाय फिल्टर और सेडिमेंटेशन प्रोसेस। दूसरा होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसके अंदर माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं और इसके बाद केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है जैसे कि क्लोरीन, और इसे डिसइंफेक्ट किया जाता है। फिर इस पानी को यूज़ किया जाएगा दोबारा एग्रीकल्चर में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, इस तरीके से। तो अगर हम ये वाला तरीका अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा क्योंकि हम सॉलिड वेस्ट को अलग कर रहे हैं, और जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है वाटर स्टोरेज सिस्टम। वाटर स्टोरेज सिस्टम में डैम्स, लार्ज टैंक्स और पॉन्ड्स यही सब आते हैं कि इन सब में हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो डिस्कस किए गए हैं। आपकी बुक में एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ये रहा। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रहे हैं कि इसमें होता क्या है कि ये जो स्लोपी एरिया होते हैं जहाँ ढलान है वहाँ पर ये खादेन्स बनाई गई हैं। जैसे ही यहाँ का वाटर लेवल राइज होता है तो ये जो वाटर रिजर्वियर है या फिर वेल है वहाँ पर जाकर ये पानी स्टोर हो जाता है। एक आइडियल सेटिंग है कि अगर वाटर यहाँ से राइज होगा लेवल तो वो आगे चलकर स्टोर हो जाता है, लाइमस्टोन या सैंड जिसके ये बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गंगा एक्शन प्लान। गंगा जो हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, एक होली रिवर भी है, इसकी धार्मिक मान्यताएं भी हैं और सबसे ज़्यादा है, बहुत सारे हमारे राज्यों में से निकल कर जाती है। गंगा एक्शन प्लान, जो गंगा का पानी है, अगर हम बात करें, ये जो गंगा एक्शन प्लान है, सबसे पहली बात इसकी शुरुआत 1985 से हुई थी, लेकिन इसे प्रॉपरली लॉन्च किया गया था 1986 में बाय राजीव गांधी जो हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया था। हुआ क्या था, जो हमारी गंगा रिवर है उसका पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। उसका मेन रीज़न क्या था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो अपना जो वेस्ट है वो डायरेक्ट इसमें डाल देती थी, रिवर में डाल देती थी। इसी के साथ साथ क्योंकि एक रिलीजियस रिवर भी है तो जो रिलीजियस वेस्ट था वो भी
रिवर के अंदर मिलता था। गार्बेज डिस्पोजल, विलेजेस जो इसके आसपास थे वो अपना गार्बेज रिवर में डिस्पोज करने लगे। यहाँ तक कि इसके पानी को वॉशिंग के लिए, क्लोथ्स या फिर बाथिंग के लिए यूज़ किया जाने लगा, जिसकी वजह से जो रिवर का वाटर है बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया। इसी के साथ साथ जो डेड बॉडीज़ और एशेस है उसे भी इसके अंदर इमर्स किया जाता है, जैसा कि हमारा कल्चर है उसके अकॉर्डिंग। तो आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम है। इन्होंने एक ग्राफ बनाया है, इसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है? जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है उसमें ये पाया जाता है। और इसकी प्रेजेंस अगर पानी में होती है तो वो क्या इंडिकेट करती है? वो ये इंडिकेट करती है कि डिजीज कॉजिंग होने के चांसेस है, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये नंबर है पर 100 ml ऑफ वाटर में टोटल कॉलीफॉर्म। MPN का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, US अपस्ट्रीम, DS डाउनस्ट्रीम, ml मिलीलीटर की पर 100 ml में कितने कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हैं। ये अलग अलग जगहों के नाम है, ऋषिकेश, हरिद्वार, नरोरा, ये अलग अलग जगहों पर टेस्ट किया गया था कि कितने अमाउंट ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है वाटर के अंदर। तो ये ग्राफ है जो ये बताता है कि किस जगह पर कितना था। और ये सर्वे किया गया था 1993 से 1994 के बीच में ये टेस्ट किया गया। और उस टाइम पर जो पाया गया था कि कितना अमाउंट ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो गंगा एक्शन प्लान 1986 में ये लॉन्च किया गया था। और इसका मेन मकसद यही था कि जो हमारी हॉली रिवर है उसकी सफाई पर ज़्यादातर ध्यान दिया जाए, उसके अंदर किसी भी तरह का गार्बेज या डिस्पोजल को नहीं ऐड करना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ दूसरे एस्पेक्ट भी यूज़ किए गए थे कि सीवेज ट्रीटमेंट करनी चाहिए उसे रिवर में रिलीज करने से पहले। यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट इसमें रिलीज करते हैं उसके लिए भी, अपने वेस्ट के लिए उनके पास एक स्पेशल प्लांट होना चाहिए। कम्युनिटी टॉयलेट्स और बाथरूम्स बनाए जाएं आसपास घाट के। और POD लेवल, TDS, pH लेवल बार बार जितना भी हो सके टेस्ट जो है किए जाएं, ताकि हमें पता चल सके कि रिवर का क्या अमाउंट है, वाटर की क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन के बारे में। कोल एंड पेट्रोलियम, इन दोनों के बारे में आपने अपने चैप्टर 4 और चैप्टर 14 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और सोर्सेज जो थे, रिसोर्सेज, एनर्जी, उनके बारे में पढ़ा होगा, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमें इतना पता है ये दोनों ही जो है फॉसिल फ्यूल है और इन दोनों की फॉर्मेशन को काफ़ी साल लग जाते हैं। पेट्रोलियम जो कि समुद्र के तल से निकाला जाता है और कोल को भी बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जिस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है उससे इनके जो है बहुत जल्दी फिनिश होने के चांसेस हैं और इन्हें इजीली रिकवर भी नहीं किया जा सकता। तो इनके कंजर्वेशन के लिए हम क्या स्टेप उठा सकते हैं? इनके कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले तो ये स्टेप होना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स को जितना हो सके हम कम यूज़ करें, यानी कि जहाँ पे हो सके ज़रूरत हो उतना यूज़ करें। दूसरा, वेस्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल शुड बी अवॉइडेड। हम एक्सट्रैक्शन, मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जब इन्हें यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो वेस्टेज है उसे अवॉइड करना चाहिए। कोल को नेचुरल गैस और लिक्विड फ्यूल गैस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? फ्यूल एफिशिएंसी में भी इम्प्रूव आएगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। और जहाँ पर हो सके हमें इनका कम यूज़ करें, टेक केयर करें ताकि ये फ्यूल ख़त्म ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जिस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने 3R सिस्टम सुना है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। लेकिन अब हम जो न्यू 2R इसके अंदर जोड़े गए उसके बाद ये 5R हो चुका है। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल तो था ही, रीपर्पस और रिफ्यूज़ को भी इसके अंदर ऐड किया गया है। तो अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखें, सबसे पहले आता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़, हमें उन चीज़ों को मना करना है जो वेस्टफुल है,
या फिर जो रिसाइकिल नहीं हो सकती, जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, उन चीज़ों को क्यों ना हम खरीदें ही ना, उन्हें हम यूज़ में ही ना लें। इसके अंदर प्लास्टिक आ जाती है ज़्यादातर तो, या फिर जो भी डिकम्पोज नहीं हो सकता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उन सब्सटेंस को यूज़ ही ना करें। सेकेंड स्टेप आता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है जितना हो सके हम चीज़ों को कम यूज़ करें ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके। रिड्यूस में हम हार्मफुल वेस्ट और नॉन रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स को तो यूज़ ही ना करें। इसमें कुछ एग्जांपल अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट। अब जैसे कि अगर हमें कहीं जाना है तो हम क्यों ना, अगर पास में जाना है तो पैदल चल कर जाएं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। अगर हम प्रिंटर में पेपर प्रिंट कर रहे हैं तो उसके दोनों साइड का यूज़ करें। फिर है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आप एक बार यूज़ कर रहे हो तो उसे दोबारा भी यूज़ करो ताकि उसकी शॉर्टेज ना हो और आगे भी वो यूजेबल बन सके। फिर आता है रीपर्पस। रीपर्पस का मतलब है कि कई बार क्या होता है, हम एक ऑब्जेक्ट को ही कई अलग अलग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रिएटिविटी। अगर हम देखें कि पेपर्स और कार्डबोर्ड का यूज़ करके कुछ यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं जिन्हें घरों में यूज़ किया जाता है डेकोरेशन के लिए, या फिर जार्स और मग्स जब वो टूट जाते हैं तो हम उनका यूज़ करते हैं पेन और पेंसिल्स को होल्ड करने के लिए। लास्ट में आता है रिसाइकल। रिसाइकल, जब ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं उसके बाद रिसाइकल आता है। रिसाइकल में हम क्या देखेंगे कि जो भी यूजेबल सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे थे क्यों ना उसे रिसाइकल करके कुछ ऐसा मटेरियल बनाया जाए जो दोबारा यूज़ हो सके। इसमें पेपर मिल का एग्जांपल आता है। जो भी हमारी बुक्स होती हैं जो हम रद्दी में देते हैं तो वो पेपर मिल में जाती है और दोबारा यूज़ करने के लिए पेपर हमें मिलता है। न्यूज़पेपर में यूज़ होता है या फिर रफ वर्क में ही यूज़ होता है। तो ये है 3R सिस्टम। इसके बाद लास्ट में हमारा क्वेश्चन आता है स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम कौन कौन से स्टेप्स जो हैं कंजर्वेशन के लिए उठा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो है प्लांटिंग ट्री। हम ट्री प्लांट कर सकते हैं। दूसरा है अवॉइड, प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं। गो ग्रीन, सेफ इलेक्ट्रिसिटी, और भी बहुत सारे स्टेप हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कि हम वेस्ट ना करें। डोंट वेस्ट यूजेबल प्रोडक्ट, इस तरीके से। और जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जितना यूज़ करना हो उतना ही यूज़ करें जो हमें चाहिए होता है। पेपर बैग्स या फिर जूट बैग्स का यूज़ करें।